Ladies and gentlemen, a huge round of applause for India's Minister for Road Transport and Highway, Mr. Nitin Gadkari. देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। और जो काम मैं करने वाला हूं, असली फिल्म अभी शुरू होना बाकी है। He's the man behind India's push for world-class road infrastructure. He's popularly known as the Highwayman of India. He is the longest-serving Minister for Road Transport and Highways, and he knows the pulse of the nation. He is Shri Nitin Gadkari, a visionary who spearheaded an unprecedented expansion of India's national highway network and pioneered transformative innovations in mobility. Shri Nitin Gadkari was born in Nagpur and showed an inclination towards social service from a young age. At just 19, he joined the BJP student wing, the ABVP. In 2014, Shri Nitin Gadkari took charge as Union Minister for Road Transport and Highways and Shipping. At the time, India had only 91,000 kilometers of national highways. Within a decade, under his leadership, the network expanded by nearly 60% to 1.46 lakh kilometers. Under his tenure, India's automotive industry has also seen major growth. For Shri Nitin Gadkari, his biggest personal achievement in the last 11 years is the introduction of mechanized e-rickshaws in 2014. The initiative freed about 15 million people from exploitated manual ferrying work. And now, Shri Nitin Gadkari has initiated a major overhaul of India's highway tolling system. By the end of 2026, under his leadership, India is all set for an AI-driven transition. Shri Nitin Gadkari's initiative of barrier-free, multi-lane free-flow toll systems on national highways will enable travel without stopping at toll plazas. A people's man committed to sustainable development and welfare, he is a transformer in the true sense. Ladies and gentlemen, please join your hands for Honorable Minister Shri Nitin Gadkari as he joins the leaders' confluence at WION World Pulse. And now I request Minister Gadkari to please address the gathering, sir. Sir, आप जैसे comfortable sir. बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे। उन्होंने एक सारांश करके फिल्म बनाई थी और मैं ये मानता हूँ कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये किसी अच्छे साहित्य से मिलता है, कविताओं से मिलता है। हमारे मराठी में ड्रामा बहुत अच्छे होते थे, उनको पता होगा। एक नाना पाटेकर जी नट सम्राट करके नाटक था शिरवाड़कर जी का। हिंदी में बहुत ऐसी फिल्में मैंने आनंद देखी थी। तो मुझे लगता है कि जीवन में चलते चलते बहुत बार बहुत से छोटे लोगों से बड़े लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है। इसमें केवल एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि जिन लोगों को हम बहुत बड़ा समझते थे, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद ये पता चला कि जितना हम उनको बड़ा समझ रहे थे उतना बड़े नहीं, वो बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको हम बहुत छोटे समझ रहे थे, जो अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, गरीब थे, उनके नज़दीक जाने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि हम इनको बहुत छोटे समझ रहे थे, वो बहुत बड़े हैं। तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन
ये काम से मिलता है और मुझे बड़ी खुशी है कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने वाले फिल्मों में जो अनेक कलाकार हैं, क्योंकि केवल एंटरटेनमेंट नहीं होती है, एंटरटेनमेंट में मैसेज होता है और सेंसिटिव सोल जो होते हैं वो मैसेज को जरूर लेते हैं। तो मैं अनूप जी इज़ ऑल्सो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने वाले बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं स्पेशली उनको कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। जो मेरा सब्जेक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट, और वो आप जानना चाहते हैं और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सोसाइटी में 3 इम्पोर्टेंट इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहिए और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश की स्थिति में इकोनॉमी तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और इसलिए इकोनॉमी को डेवलप करने में हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मैं गौरव के साथ कहूँगा, ये गुलाटी जी बैठे टोयोटो के यहाँ, तो मैं कहूँगा कि ये सेक्टर ये हमारे ग्रोथ का आत्मा है। हमारी जब 2014 में सरकार आई तो इस इंडस्ट्री का साइज़ 7 लाख करोड़ था और आज इसका साइज़ 23 लाख करोड़ है। पहले वर्ल्ड में हम 7वें नंबर पे थे और आज हम 3रे नंबर पर पहुँचे। हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर पहुँचे हैं। फर्स्ट नंबर पर यूएसए है जिसकी इंडस्ट्री का साइज 79 लाख करोड़ है। सेकंड इज चाइना जो 49 लाख करोड़ है और इंडिया इज 23 लाख करोड़। और मुझे विश्वास है कि 5 साल के अंदर, अभी मैं चाकण में मर्सिडीज़ इलेक्ट्रिक को मैंने लॉन्च किया था, तो वर्ल्ड चेयरमैन जो थे मर्सिडीज़ के, उन्होंने मुझे बताया कि अभी पूरी मर्सिडीज़ हम इंडिया में बनाएंगे। यानी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में हमने कमाल का काम किया है और उसके कारण इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। और आज ही हमें ये परिणाम दिख रहे हैं कि हमारे 2 व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा ये 50% ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। और ये हमारी इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, जो देश को अभी तक 4.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब, रोजगार दे चुकी है। ये इंडस्ट्री है जो हमारे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इनका है। और यही इंडस्ट्री है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में, जीएसटी के रूप में हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये इंडस्ट्री देती है। और जब ये आत्मनिर्भर भारत बनने की बात होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस इंडस्ट्री का होगा। और इसलिए इसमें अब नए नए इनोवेशंस भी आए हैं। अब पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज़, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैं मुंबई में समुद्र में उतरा था, फिर हमने एविएशन मिनिस्ट्री के पीछे लगा तो जल्दी नियम नहीं बना रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि पानी पे मेरा अधिकार है और हवा में आपका अधिकार है, पर आप अगर जल्दी नहीं बनाओगे नियम तो जो एमपीबीएस सी प्लेन है जिसको आप कहते हो, मैं उसको फ्लाइंग बोट कह के अपना कानून बना लूँगा कि बोट उड़ेगी ऊपर। अब वो बन गया। और अभी एक ही बात बताता हूँ कि मैं 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। और आपको ताज्जुब होगा, शायद हम लोग बताने में कम पड़ते हैं, कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के रोपवे का हमने टेंडर निकाला। तो ये रोपवे की कॉस्ट थी 5,000 करोड़ और मेरे पास फाइल आई कि सरकार के बजट से 5,000 करोड़ रुपये हम खर्चा करेंगे। तो मैंने फिर मीटिंग बुलाकर बोला क्यों खर्चा करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने दोनों रोपवे का टेंडर निकाला। जो बीडर जिन्होंने जीता है अभी, उन्होंने 5,000 करोड़ वो खुद खर्चा करेंगे और हर साल
800 करोड़ रुपए रॉयल्टी करके हमको देंगे, यानी 5,000 तो बच गए, 800 करोड़ साल के मिलेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में शुद्ध महादेव ऐसा कुछ तो आप क्या है, अनेक जगह पर इतनी इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर, जो यूरोप में आप जाते हो, स्विट्ज़रलैंड में जाते हो, देखते हो पहाड़ पे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारी पॉलिसी है कि ट्रांसपोर्ट सेफ होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए और सस्टेनेबल के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं दिल्ली ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर यह धौला कुआं नाम का शब्द मैं ज़िंदगी पर भूल नहीं सकता। मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट बनकर नया नया आया, मैं कभी आता ही नहीं था दिल्ली में ज़्यादा, तो मैं सुबह के फ्लाइट से आता था और ये धौला कुआं के पास एक एक घंटा ऐसे रुकता था, पूरा ट्रैफिक जाम। तो फिर मैंने बुलाया अधिकारी को कि ये हाईवे बड़ा करो। तो मुझे बताया कि ये जो यहाँ हाईवे से आगे जाते जो ब्रिज है ना, जो एयरपोर्ट की तरफ, वो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हाईवे ख़त्म होता है। तो मैंने बोला ऐसा है, तो हम काम नहीं कर सकते। बोला इधर आओ। मैंने वो ब्रिज से उठाकर लाइन खींची और ताज पैलेस के आगे ले जाकर एनएच बना दिया। और फिर मैंने वो पूरा तोड़ ताड़ करके डिफेंस से ज़मीन लेते, मेरा एक किताब लिख सकता हूँ अनूप जी में उसके ऊपर, तो वो पूरी ज़मीन मिली। अभी वो ट्रैफिक जाम खत्म हुआ। फिर बाजू में पुलिस स्टेशन था, तो मैं कहता था उनको कि ये पुलिस स्टेशन की जगह तो मैं बांध देता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि हमको 40 करोड़ दो। मतलब काय के दो, 1.5 साल उसमें गया। अभी 1 महीना पहले उन्होंने परमिशन दी, मैं उनको 20 करोड़ रुपए से पुलिस स्टेशन भी बना के दे रहा हूँ और ये जो कर पर ट्रैफिक है वो अब दूर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है और इसलिए अभी दिल्ली में डिकंजेस्ट करने के लिए हम लोग 1,60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसमें से 60,000 करोड़ के तो हुए हैं और कुछ अभी पूरे भी हुए हैं। पेरीफेरल रोड पूरा हुआ, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा होगा, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। एक पिलर पर 4 लेन है। और अभी मैं पूना में मैंने 50,000 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट मंजूर किए। एक 15 दिन में उसका भूमि पूजन होगा। 1 रुपया सरकार का नहीं। आप मुझे बोलो कि मेरे पास इतने पैसे पड़े कि खर्चा नहीं हो रहे, 15 लाख करोड़ पड़े हैं। तो ये पूरा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। 4 दिन पहले हमारा बॉन्ड इशू जो था इनविट मॉडल का लॉन्च हुआ, पहले दिन 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो अभी मैं भी आपको कहूँगा कि मैं आपको बैंक में पैसे जरूर डालो, नहीं डालूंगा ऐसा मत कहूँगा, नहीं कहूँगा, पर मैं आपको 8.05% इंटरेस्ट ईयरली दूंगा। और मैंने जो 2 साल पहले इनविट मॉडल के बॉन्ड बेचे थे 100 रुपये के, उसकी कीमत 140 हो गई, यानी आपको 22 to 26% रिटर्न मिलेंगे। अब मुझे बताइए, कोई मिलते हैं रिटायर्ड लोगों को? और इसलिए मैंने रोड बनाने में तय किया है कि अब मुझे बड़े बड़े लोगों से पैसा नहीं चाहिए। कांस्टेबल हो, वेटर हो, ड्राइवर हो, किसान हो, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, मैं बोलूँगा मैं तुमको 20% 22% रिटर्न मिलेंगे। मैं AAA रेटिंग है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तुम पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको रिटर्न दूंगा। तो पहली बात पैसे की कमी नहीं। और दूसरी बात जो है कि टेक्नोलॉजी बदल गई। कल मेरे पास जर्मन कंपनी आई थी जिन्होंने चेन्नई में टनलिंग मशीन का शुरू किया। अब मैं दिल्ली में जो बना रहा हूँ उसमें ये रोड पे आना कितना मुश्किल है, आपने अनुभव किया है। तो ये ताल कटोरा स्टेडियम से ज़मीन के अंदर से 6 लेन के 2 टनल बना रहा हूँ। उसका भी DPR बन रहा है, स्टडी हो रहा है, और डायरेक्ट गुड़गांव जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे भी दिल्ली देहरादून हमने बनाया, पूरा हो गया, 9 घंटे लगते थे। जैसे प्रधानमंत्री अब इनॉग्रेट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट की है, मैं गारंटी देता हूँ अब 2 घंटे में देहरादून जाओगे, 2 घंटे में। तो नेचुरली क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट में रोड तो अच्छे बन रहे हैं। अभी चेन्नई से बेंगलोर 4.5 घंटे लगते थे, हमारा रोड इस 4 महीने में पूरा होगा, वो केवल 2 घंटे में है। मैसूर से बेंगलोर 3.5 घंटे लगते थे, 1 घंटा हुआ। दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में जाओगे। अब हम जो नया रोड बना रहे हैं, सूरत तक इसी रोड से जाना, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम हम जोड़ रहे। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस
फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई कम होगा, और ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% थी, अमेरिका और हमारे यूरोपियन कंट्री में 12% थी, और हिंदुस्तान की 16% थी। पर हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज किया और फ्यूल में भी काफ़ी बड़े प्रमाण चेंज हुए, इसके मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों के कारण अब ऐसा हुआ कि IIM बेंगलोर, चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने जो स्टडी किया, अब उन्होंने बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई। ये उन्होंने 4 महीने पहले रिपोर्ट दिया था। अभी जो आपने देखा है वो रोड तो केवल शुरुआत है, अभी असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अभी तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। आपको मैं शिमला में और मनाली में दिल्ली से 8 घंटे में पहुंचा दूंगा बाय कार। तो अभी स्थिति ऐसी हुई है कि नेचुरली टेक्नोलॉजी में बदली, तो रोड में जो बनी है, रोड बड़े बने, उससे फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, फ्यूल में भी चेंजेस हो रहे हैं, और फ्यूल में विशेष रूप से अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोलते रहता हूँ। 2004 से लोग मुझे बोलते थे तुम अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, यही बात करते रहते हो। अब कैसी स्थिति है देखो, आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बंद नहीं होगा। आपको पता होगा कि हमारे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और गैस का इंपोर्ट 23 लाख करोड़ रुपए है हर साल का, 23 लाख करोड़, और ऊपर से प्रदूषण, और उसमें भी आज की स्थिति जिसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और इसलिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और इसलिए अब लिथियम, यही होटल में मैं आया था जब मैंने पहले इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे पूछा था, एक एंकर थी, उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की आप बात कर रहे हो और इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब मेरे पास डाटा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए अब वेटिंग लिस्ट है। और जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की, अब इलेक्ट्रिक बसेस आई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर हो गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, और अभी तो इतने बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक आ गई कि जो लिथियम आयन बैटरी की कीमत, जिस दिन हमने पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, आज वो $55 पर किलोवाट पर आवर बनी। यानी अब वो दिन दूर नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस और पेट्रोल और डीजल और इसका कीमत सेम होगी। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक में आप जहाँ 30,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ आपको 2,000 रुपये लगेगा केवल इलेक्ट्रिक के लिए। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक बख्शी एंड कंपनी करके है, शिपिंग में बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने ये सोनीपत में कंटेनर आते हैं JNPT से, मुद्रा से और कांडला से, तो उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी से जॉइंट वेंचर करके, रेणु का शुगर वाले हैं, उन्होंने एक ट्रक 60 टन का ट्रेलर इसका कंटेनर के लिए तैयार किए। वो 100 ट्रक उन्होंने लिए, और वो ट्रक JNPT, कांडला और मुद्रा से सोनीपत आता है, और सोनीपत से जाता है, और उसमें जो सिस्टम है स्वैपिंग सिस्टम है, यानी जो बैटरी होती है वो 10 मिनट में ट्रक के अंदर जाती है। वो लगा हुआ है सोनीपत में, मैंने ही लॉन्च किया, और वो ट्रक 180 किलोमीटर जाता है। ऐसे रोड में उन्होंने सेंटर्स बना दिए। कैन यू इमेजिन कि 110 रुपये का डीजल जहाँ लगता था, वहाँ केवल 15 से 20 रुपये की बिजली लग रही, यानी कितना सेविंग होगा आप देखें। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फ्यूल एंड रोड, इसके कारण कॉस्ट कम हो गई। दूसरी बात, इसमें वर्ल्ड में भी काफ़ी चेंज हुआ है। अभी जो मैंने जैसे MPBS सी प्लेन की बात की, अब सरकार ने सब नियम बना दिए, बीच में चालू भी किए थे सरदार सरोवर से यहाँ तक। अब शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। 18 करोड़ का एक प्लेन है, पहले अंडमान निकोबार में चलते थे, 18 लोग बैठते उसमें। तो मेरी एक कल्पना थी कि लोग दिल्ली से ताजमहल जाने के लिए यमुना फ्रंट जाएंगे, वहाँ से प्लेन उड़ेगा, 17 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेगा, लोग 2 घंटे ताजमहल देखेंगे, फिर वहीं वापस आएंगे,
और फिर 17 मिनट में दिल्ली वापस आके अपने घर चले जाएंगे। तो ये सपना नहीं है, ये हो सकता है। और इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट और एविएशन में तो जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन है वैसे बन गए। इतना पोटेंशियल है कि 22% राइज है। अब हम उसको कॉम्पिटिशन, अभी मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि 3 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट बंद हो जाएगी, कोई जाएगा नहीं। जब 2 घंटे में आप फ्लाइट में, जयपुर की फ़्लाइट बंद हो जाएगी। और मेरे बात पर इसलिए विश्वास रखिए, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट मुंबई और पुणे के बीच में चलती थी, और जब से एक्सप्रेस हाईवे बना फ्लाइट बंद हो गई। तो ऐसा मतलब फ्लाइट का नुकसान नहीं होगा। देहरादून से हैदराबाद जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे और बढ़ेगा। तो एक तो पहली बात यह है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। एक बात जो हमारी कमी रही कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और इसके लिए अभी मैं जेकोस्लोवाकिया गया था और वहाँ जो स्कोडा है उनके यहाँ मैंने वो एक फ्लैश चार्जिंग बस देखी। उसकी फिल्म है मेरे पास, तो कभी आप होगे तो मेरे साइट पर भी है। 135 सीटर बस है। टाटा ने 2 कंपनियों के साथ मेरे कहने पर ही जॉइंट वेंचर किया और हुबली में फैक्ट्री शुरू की है। उस बस में 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन है, हर सीट पर टीवी है, लैपटॉप लेकर आप बैठ सकते हो। और बस में जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है। और बस एक बस स्टॉप पर खड़ी होगी, ऊपर से वो सिस्टम आएगी, चार्जिंग सिस्टम। 10 सेकंड में बस चार्ज होंगी, फिर 40 किलोमीटर जाएगी। और उस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। तो नेचुरली अब इतनी टेक्नोलॉजी जो बदली है, इसके कारण और बदल हुआ। अभी हमने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया है। मेरे पास हाइड्रोजन के ऊपर एक गाड़ी है। इन्होंने ये मेरे मित्र थे, किर्लोस्कर चेयरमैन थे, तो मैंने कहा ये लोग विश्वास ही नहीं रखते। मेरे पत्नी को मैंने एक बार कहा था कि भाई पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी निकलेगी। तो उसने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया कि तुम्हारी बात पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता है तो लोगों का कहाँ बैठेगा। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया कि विक्रम, एट एनी कॉस्ट मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो, मुझे चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रखते मेरी बात पर। वो मेरे पास है और वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई है जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और वो गाड़ी जो है वो अब हाइड्रोजन की गाड़ी मैं जब बैठता हूँ, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, नो पोल्यूशन। और अब हाइड्रोजन देश में तैयार हो रहा है। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास कचरे से तैयार होगा या एग्रीकल्चर बायोमास से होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो विशेष रूप से पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है। और दिल्ली बहुत धनवान है। आपके यहाँ 4 टेकड़ियाँ पड़ी है कचरे की, और मैंने अभी तक दिल्ली की और देश का 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड में डाला है। ये UR2 में डाला है, दिल्ली मुंबई में डाला है, अब सब रोड में डाला है। अब उस कचरे को सेग्रीगेट करने के पास ग्लास, मेटल और प्लास्टिक निकलता है, वो रिसाइकल होता है। और ये एक बात आप याद रखना कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हर चीज़ के प्रूफ मेरे पास है, और मेरी प्रयोगशाला है खुद की। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मुझे 16 डिलीट्स मिली है, और मैं ये सब मेरी पैशन है। तो ये मैं सब प्रूवन आपको दिखा सकता हूँ कि पेट्रोल किससे क्या बन सकता है। अब वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा, और मीथेन से हम बायो CNG बना सकेंगे या ग्रीन हाइड्रोजन बना सकेंगे। तो देश में कचरे की कोई कमी नहीं है। और बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास का उपयोग हम बायो CNG या हाइड्रोजन बनाने के लिए करेंगे। तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन के पक्षधर में हूँ। अब हाइड्रोजन का रेट जो है दुनिया में वो $5 $6 के ऊपर है। और अगर हमने बायोमास, एग्रीकल्चर बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास,
इससे अगर बनाया तो नेचुरली हमारी कॉस्ट बहुत कम आएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये परली जलती है ना, दिल्ली का प्रदूषण होता है, इसमें से अभी देश में 4000 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, 400 प्रोजेक्ट का काम चालू है, 180 प्रोजेक्ट शुरू हुए। 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। आज हम गैस के लिए कितनी तकलीफ में हैं, LPG के लिए। और ये अगर 4000 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और फिर और गोवर्धन की स्कीम है वो काउडन की, इसमें से तो अगर वो गैस मिल जाएगा तो हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारी गाड़ी, हमारा अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, थोड़ा गुलाटी साहब की क्षमा मांग के बताता हूँ, मैं इनके पीछे डंडा लेके ही बैठता हूँ, नहीं मानोगे तो ठोकता हूँ तुमको। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा था, वो बोले हमको वो 26 से पहले डिजिटल करने ट्रैक्टर, यूरो 6 के इमिशन नाम चाहिए। बोले साहब 1 लाख कीमत बढ़ेगी, हमारा धंधा बंद होगा। मैंने बोला एक काम करो, इलेक्ट्रिक पर, फ्लेक्स इंजन पर, इलेक्ट्रिक पर और हाइड्रोजन पर आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे ट्रैक्टर तैयार करो, मैं तुम्हारे को 2 साल की मुदत बढ़ा देता हूँ, और नहीं बढ़ाओगे तो लगा दूंगा। तो एक कंपनी ने अभी मुझे मार्च एंड में वो फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर दे रहे जिसमें CNG और 100% इथेनॉल चलेगा। और अभी मैं इनोवा गाड़ी में आया हूँ इसी होटल में, वो 100% इथेनॉल पे चलती है, ये टोयोटो की है इनोवा, और वो गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल और डीजल की तुलना में अगर एवरेज की तुलना करें तो उसका रेट 25 रुपये लीटर, 30 रुपये लीटर आता है, यानी कॉस्ट सेविंग है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। तो ट्रांसपोर्ट के मोड में बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज हो रहे हैं, रोड में और फ्यूल में। और अभी आपको और एक अच्छी बात बता दूं कि परली से पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनने की शुरुआत हुई है। और अभी डावोस में चर्चा हो रही थी, अभी धीरे धीरे सब जगह आ रहा। अभी ब्राज़ील अपना ये जो ब्रिक्स कंट्री का है, मैं उसका भी मेरे तरफ जिम्मेदारी है, हम सब देशों के लिए उसमें एजेंडा है। मैं अभी ब्राज़ील गया था कि हर साल पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में बायो एविएशन फ्यूल कितना डालना। तो हम हिंदुस्तान को इतना पोटेंशियल है कि हम अब निश्चित रूप से करेंगे। तो एविएशन फ्यूल तैयार हुआ। और स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज, ये अजय सिंह है, तो मैंने उनको कहा, मेरे मित्र हैं, कि ये पूरा फ्यूल बायोफ्यूल डाल के लाना। तो मेरा हवाई जहाज ख़राब हो गया तो क्या होगा? मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, ख़राब होगा तो छोड़ दे, मेरे लिए करना पड़ेगा। और आया देहरादून से 100% डाल के उनका विमान यहाँ आया, विस्तारा का विमान टाटा का वो भी आया 100% पर। इसलिए अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता नहीं है, वो ईंधन दाता नहीं है, इथेनॉल तो बन ही रहा है, वो बिटुमिन बना रहा है। और मैंने अभी 1 महीना पहले डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIR में पीछे पढ़ा, और ये राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बना। और ये बिटुमिन, मैंने कहा ये पेटेंट बेचो। 15 इंडस्ट्री ने ये पेटेंट खरीदी किया है। अब हमारे देश को 110 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन हमारी क्षमता है। अब ये बायो बिटुमिन तैयार होगा, परली में 2,500 रुपये टन भाव आ रहा है, तो परली जलाएगा ना कोई, तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। और ये बायो बिटुमिन तैयार होगा तो 30% वो पेट्रोलियम बिटुमिन में डालेंगे, 16% जो यूज टायर है रबर उसकी पाउडर डालेंगे, और 7% प्लास्टिक डालेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा। और बिटुमिन तो हम ही यूज़ करते हैं मेरे डिपार्टमेंट में। तो ये ऐसी बहुत सी बातें जो है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर, एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये काम जो है, इसमें प्रदूषण कम करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमारा किसान अगर ऊर्जादाता बनता है, अभी इथेनॉल बन गया, अभी इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल।
ये भी सब टेस्ट हो गई, ARI के रिपोर्ट आ गए। अभी कल मेरे आया कि लो क्वालिटी कोल जो होता है तो देश में पड़ा, जहाँ माइनिंग नहीं कर पाते हैं, वहाँ कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल बनता है, अमोनियम नाइट्रेट माइनिंग में लगता है हमको, तो वो उसमें बनेगा और उसमें DME बनेगा। और कल मेरे पास रिपोर्ट आया, जो मैं अभी अगले सप्ताह मेरे यहाँ पेट्रोलियम मिनिस्टर और सबकी मीटिंग है, मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आज जो LPG की शॉर्टेज है, LPG में हम लोग 2 गैस डालते हैं, एक ब्यूटेन है और एक 2 है, अब उसमें हम DME डालेंगे 8%। तो हमारे देश में DME तैयार हो रहा है, तो नेचुरली हमारा उतना LPG का इंपोर्ट कम होगा। तो धीरे धीरे गैस इकोनॉमी के तरफ जाना, और गैस इकोनॉमी से ज़्यादा हमारे देश में जितना कुछ फ्यूल हम तैयार करेंगे, हमारा किसान तैयार करेंगे, और वो कर रहा है। और इसलिए आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो मिशन है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये होगा। और मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखिए कि मैं अभी तक 40 साल से राजनीति में हूँ, कोई पत्रकार नहीं ऐसा हुआ कि मैंने जो बोला और जो मैंने बोला करने वाला हूँ वो नहीं हुआ, ऐसा पूछने वाला नहीं। इसलिए आप मेरे पर विश्वास रखिए, इट इज़ गोइंग टू हैपन। और हमारा देश अगर 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करेगा और वो रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितना बड़ा रिवोल्यूशन होगा। केवल एक दिल्ली के लिए आपको अच्छी बात बता देता हूँ, हम 1.5 लाख करोड़ के 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, जो नए कुछ कर रहे हैं। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 20 किलोमीटर का, जो नेल्सन मंडेला मार्ग को टनल से जोड़ेंगे। महारौली गुरुग्राम फरीदाबाद तक उसका विस्तार है। दिल्ली देहरादून का मैंने बताया। फिर मसूरी की टनल भी हम बना रहे हैं। हमने कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी टनल बनाई है जोजिला, उसमें 5,000 करोड़ बचा है, और वो टनल अब 80% पूरी हुई है। दिल्ली देहरादून को रास्ते को UR2 को हम मिला रहे हैं, उसके साथ शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला टनल 3.5 वो भी कर रहे हैं। UR2 दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे 4,000 करोड़ वो भी अभी शुरू हुआ। और इसी दिल्ली में भी हमने तय किया अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे, क्योंकि अब ऊपर से संभव नहीं है। आप कभी स्पेन में गए होंगे, तो स्पेन ऐसा देश है कि उसमें अंदर में टनल है और रोड के नीचे 10-10 हज़ार गाड़ियों का पार्किंग है। अभी पार्किंग का निर्णय नहीं हुआ है, तो अभी हमें दिल्ली में जगह ही नहीं है। और दिल्ली ऐसा है कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी हो, उसके घर जाओ, घर में इटालियन मार्बल लगाता है पर पार्किंग नहीं करता, रोड पे गाड़ी खड़ी करता। तो कहीं ना कहीं हमें अब आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसको सोचना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। और हम लोग अभी टनलिंग पे जा रहे हैं। और दूसरी बात, पहली बार मैंने मेरे अनुपम जी ने मेरे घर आए थे, देखा है नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है एक ही पिलर पर, और ऊपर में मेट्रो है। तो पहली बार हमने किया, उसको अवार्ड मिला। अभी हमने ये बहुत जगह किया, नागपुर में किया, नागपुर में एक 4 लेयर किया। ये दिल्ली मद्रास चेन्नई और मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन नागपुर से जाती है, वो रेलवे पुल है, नीचे में रोड, फिर रेलवे का ब्रिज, फिर उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक जगह 4 लेयर। और अभी पूना में पहली बार मैं 50,000 करोड़ के 5 ऐसे बड़े एलिवेटेड रोड बना रहा हूँ कि जो नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही, जैसे होटल 5 मंजिली 4 मंजिली वैसे ब्रिज बना रहे हैं, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, हमारे हिंदुस्तान के यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स बहुत आगे हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज आप देख रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना, उसको सस्ता करना, देश को पोल्यूशन फ्री करना और ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, ये हमारा संकल्प है। पर मैं अब डरता हूँ। मैं जब मुंबई में था तो मैंने एक गलती ज़रूर की थी। मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 95-2000 में मैंने बनाया। और फिर मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तब मैंने लोगों को कहा कि मुंबई से ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी, पर अब मैं वो कहता नहीं हूँ, क्योंकि इस देश में एक नेचुरल एक्सपर्टाइज है, हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हाउ टू इंक्रीज ऑटोमोबाइल नंबर। मैं जितना काम करता हूँ उतने नए गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो आई डोंट नो कि मैं ये कर पाऊँगा, पर रिलीफ मिलेगा।
पर उससे नए और कोई सॉल्यूशंस आएंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निश्चित रूप से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आने वाले वैसे भी काफ़ी हुआ है और आगे होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।